1913 সালের গদর আন্দোলন এবং 1914 সালের কোমাগাটা মারুর ঘটনা পাঞ্জাবের বাসিন্দাদের মধ্যে বিপ্লবের ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল। এদিকে 1914 সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তাতে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে 1,95,000 ভারতীয় সেনা যুদ্ধে যোগদান করেন। তাদের মধ্যে 1,10,000ই পাঞ্জাবের মানুষ ছিলেন। তারা বুঝে গিয়েছিলেন দেশের অর্থ কী। ব্রিটিশের ভয় ছিল এই সেনারা যদি ক্ষেপে ওঠেন তবে তাঁদের সামলানো কঠিন হয়ে যাবে। তাদের ঠেকানোর মতো কঠোর কোনো আইন ব্রিটিশ রাজের হাতে ছিল না। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি বদলাচ্ছিল, আর তাই ব্রিটিশ সরকারও নতুন আইন আনার কথা ভাবতে শুরু করে। এই ভাবনায় রাওলাট আইনের পটভূমি তৈরি করে। ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করতেই প্রতিবাদের পারদ চড়তে শুরু করে। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিও তা ফলাও করে ছাপতে শুরু করে। एक ऐसा चीज था जिसमें नो दलील, नो अपील और नो वकील का मैटर था। क्लियर है, इसमें किसी तरह के इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। पहले क्या था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए उसका एक कारण बता दिए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस रखेगी, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएगी, कोर्ट में जाकर के उसको जो भी अपना गवाही देना, अपना वकील रख करके इसमें कोई सिचुएशन ही नहीं था। आपने बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी जगह पर कितनाओं दिन के लिए रख लिए। और इसमें एक और खास बात थी, उसमें यह थी कि जो व्यक्ति इसको लागू किया, जो व्यक्ति सजा देता था, जो व्यक्ति जज बनता था, मतलब सारे चीज एक ही व्यक्ति के हाथ में देकर के इन्होंने छोड़ दिया कि बस आपको इनको कंट्रोल करना चाहे तो आप जैसे करो। पत्र पत्रिकाओं में अमृत बाजार पत्रिका थी, उसके बाद इंडिपेंडेंस, बॉम्बे क्रॉनिकल, न्यू हेराल्ड, द ट्रिब्यून, विजय, इनकलाब, सियासत, सब ने कुछ न कुछ इसके बारे में निकाला और अंग्रेजों की धज्जी उड़ा दिया इन्होंने। लेकिन अंग्रेज किसी भी रूप में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक पत्रिका था वक्त, 22 मार्च को एक कार्टून भी निकाला था जिसमें इस रॉलेट को काले नाग की तरह दिखाया था, और तब से इसको काला नाग भी कहा जाने लगा। एक दूसरा शब्द भी आता है कि ये सांप था और काला नाग था। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে গোটা দেশে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। পাঞ্জাবের নানা অংশের প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়। অমৃতসরেও প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। इसमें दो व्यक्ति अमृतसर में इसको लीड किए, एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरा हो गए डॉक्टर किचलू। दोनों के नेतृत्व में प्रदर्शन होते रहे, और उस प्रदर्शन में महात्मा गांधी को भी बुलाने की बात थी। महात्मा गांधी भी 2 अप्रैल को पंजाब पहुंचने के लिए चल चुके थे, लेकिन पलवल में, चूंकि पंजाब का क्षेत्र उसमें बहुत बड़ा था, उस पलवल में वहीं पर ट्रेन से मुंबई से वो आए, उनको रोक करके वहीं से उनको वापस कर दिया गया। इसलिए महात्मा गांधी यहां पर पहुंच नहीं पाए। जो भी हो, इन सब के बावजूद 18 मार्च 1919 को रॉलेट बिल 20 मतों के मुकाबले 35 मतों से इसे पारित कर दिया गया। 10 अप्रैल को जिलाधिकारी जो इरविन था, अमृतसर का जो जिलाधिकारी था, उसने डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को बुलाया और धोखे से 10 बजे सुबह में बुला करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर गिरफ्तार करके यहाँ नहीं रखा गया, बल्कि उनको गिरफ्तार करके लेकर के धर्मशाला भेज दिया। দুই নেতাকে গ্রেফতার করার পর অমৃতসরের পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কর্তা জয়মাল সিং হলবাজার এবং উচাপুল এলাকায় 20,000-এরও বেশি প্রতিবাদে সামিল হন। কয়েকটি জায়গায় পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ার পরই জলন্ধর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড থেকে সেনাকর্তা জেনারেল আর ডায়ারকে ডেকে পাঠান পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ওডিওয়ার। तब उसने क्या किया, आर डायर को जलंधर से बुलाया, क्योंकि उसका थोड़ा सा पब्लिक के प्रति एक अजीब व्यू था। उसे ये लगता था कि पब्लिक ऐसा किसी अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा होकर के उसके साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकती, इसलिए नहीं करती कि ये देश हमारा है। ये हैं कौन? ये तो कुत्ते और कीड़े मकोड़े हैं, ये कर ही नहीं सकते। और इसको लेकर के गुस्सा था, और गुस्सा में आने वाला जो सबसे प्रोमिनेंट होकर बोलने वाला उत्तर क्षेत्र में कोई व्यक्ति था। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের ঠিক একদিন আগেই অমৃতসরে তার বাহিনী নিয়ে টহল দেন জেনারেল আর ডায়ার এবং অমৃতসরে কারফিউ ঘোষণা করেন তিনি। जब ये घर गए, अपने क्वार्टर पर गए, तो उन्होंने मैप देखा तो पता चला ये तो 10% एरिया ही कवर किए। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने मार्शल लॉ लगाया है, कि रोलेट एक्ट लगाया है, कि आपने कर्फ्यू लगाया, आपने क्या लगाया, किसी को पता ही नहीं। तो 10% पर इन्होंने कहा था, और उसी 10% से कुछ नहीं होना था। लोगों को पता नहीं चला, 90% लोगों को पता नहीं चला कि हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। সময় মতো তথ্য না পেয়ে মিটিংয়ের জন্য প্রচুর মানুষ জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত করেন। এছাড়াও বৈশাখী উপলক্ষেও দূর থেকে আসা বহু মানুষ শ্রী হরমিন্দর সাহিবে জড়ো হন। গোবিন্দগড় পশু মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আসা ব্যবসায়ীরাও সেখানে এসে পৌঁছন। খুশহাল সিং, মোহাম্মদ পেহলবান এবং মীর রিয়াজুল হাসান প্রত্যেক মুহূর্তের খবর জেনারেল ডায়ারের কাছে পাঠাচ্ছিল। एक और ग्रुप होता था जो उसमें भीड़ होती थी, वो थी और मोहल्ले की औरतों की, बच्चों का और बूढ़े लोगों का। वो सारा माइक वहाँ चल रहा था, सारी तैयारी हो रही थी, सुबह से तैयारी सारी कुछ चल रही थी। लोगों को बहुत लेना था, लोगों को सिर्फ इतना लेना था कि माइक लग रहे हैं, कुछ ना कुछ बजेगा, हमें देखना है।
बाकी मीटिंग की बात अलग थी, लोगों को पता नहीं, 90% लोगों को वहां नहीं पता था कि यहाँ किसी तरह की मीटिंग होने वाली है, क्रांतिकारियों की मीटिंग होने वाली है या आज सत्याग्रहियों की मीटिंग होने वाली है, उसे लोगों को कोई लेना देना नहीं था, न्यूज ही नहीं पता चलता था। वहां पर मीटिंग जब शुरू हो गई 1 बजे के आसपास लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए, उसकी सारी खबर जनरल डायर को पहुंचने लगी। মিটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেল 4টে থেকে 4:30-এর মধ্যে, কিন্তু অতিরিক্ত ভিড় দেখে তা দুপুর 3টেতেই শুরু করে দেওয়া হয়। বিকেল 5টা থেকে সোয়া 5টার মধ্যে জেনারেল ডায়ার সেনা নিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগে পৌঁছয়। সেনাদের মধ্যে গোর্খা রেজিমেন্ট ও আফগান রেজিমেন্টের 50 জনও ছিল। বাগের ভিতরে ঢুকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয় ডায়ার। जैसे दुर्गादास खड़े हुए और वो हटने के लिए तैयार हुए तभी गोली चलना शुरू हो गई। और वो गोली चलने का जो टाइम था जनरली जो मिलता है वो है 5:50 में गोली चलना शुरू हो गई। इस सिचुएशन में इन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा, कोई हवाई फायर नहीं, सीधे जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां गोली चलाना शुरू कर। लेकिन जब लोगों के शरीर से खून बहना शुरू हुआ तब भगदड़ मच गई। उसको भी समझने से 1 से 1.5 मिनट लग गए कि हुआ क्या। एक गोली तो चल नहीं सकता था, ऐसा कोई रिकॉर्ड था नहीं, लोग भी जानते थे कि भैया सरकार है, हमारी सरकार है। और कुल मिलाकर के 303 का 3.3 का 1650 गोलियां चला था। एकमात्र उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था, 3 पेड़ थे और एक टूटी फूटी समाधि थी। इससे बचना बहुत मुश्किल था। उस कुआं में स्त्रियां और बच्चे जो थे बूढ़े थे लगभग कूद गए, उससे भर गया। और बाकी और लोग थे जो गोली ये कर रहे थे। सुल्तान सिंह विंड दरवाजा जो एक तरफ का दरवाजे को कहा जाता है, सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, उस तरफ से थोड़ा सा दरवाजा टूटा हुआ था, लोग उसी से गिरना शुरू किया। जैसे गिरते थे गोली वहीं चलती थी, तो उधर तरफ लोग नहीं गिरते थे, लाशें गिरती थी। उस तरफ पूरी तरह जाम हो गया, लाश गिरते 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 पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम उधम सिंह सभी लोग जानते हैं, ऐसे बच्चे का, ऐसे बालक को भूला नहीं जा सकता है। उधम सिंह और इनके साथ एक और व्यक्ति, एक और बच्चा था, 2 बच्चे इसी उधर भागना शुरू। ये दोनों भी पेड़ के पीछे छिप करके जैसे तैसे वो अपनी जान इन्होंने बचाया था। ये भी लगभग पूरी तरह से घिर गए थे। गोली कांड के बाद अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मरगटा सन्नाटा छा गया। এই ঘটনায় আহতদের 1 ফোঁটা জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। যদি সময় মতো আহতদের চিকিৎসা করা হতো তাহলে অনেককেই বাঁচানো সম্ভব হতো। खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे G.A. वादन। उन्होंने वो गए वहां पर लाहौर में, जहां डायर बैठता था, जो जनरल ओ डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ वो बैठता था। उसको उन्होंने सूचना दिया कि 5000 लोगों की भीड़ थी, हमें मतलब पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने में 200 लोग मारे गए। ये पहला रिकॉर्ड आता है कि 200 लोग मारे गए। पंजाब का मुख्य सचिव था J.P. थॉमसन, वो लिखता है कि 291 लोग मारे गए थे। उसमें भी वो डाटा देता है कि 211 अमृतसर शहर के थे। हंटर कमेटी कहती है कि 379 लोग मरे। और बड़े आश्चर्य की बात है, इसको समझने की जरूरत है। उसमें वो कहती है कि 275 लोग गोलियों से मरे हैं, 104 लोग कुएं में जो डेड बॉडी था वो डेड बॉडी है। तो मदन मोहन मालवीय उस जांच कमेटी का अध्यक्ष होते हैं और वो बताते हैं कि 1000 लोग मरे थे। कांग्रेस जांच कमेटी जो देती है वो कहती है 1200 लोग मरे थे और 2600 लोग घायल हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद थे, वो श्रद्धानंद भी गए थे वहां पर और उन्होंने कहा कि 1500 लोग मरे। यानी कि कुल मिलाकर के जो डाटा आ रहा है वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आ रहा है। अंग्रेजों के ही रिकॉर्ड है जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 379 कहीं से नहीं बढ़ता। ये सिचुएशन था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कितने लोग मरे थे ये बहुत ज्यादा ये क्लियर नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, जिसको कुछ भी ये करना मुश्किल हो जाता है। এই ঘটনার পরই গর্জে ওঠে গোটা ভারত। চাপের মুখে জেনারেল ডায়ারকে সাসপেন্ড করে ব্রিটিশ সরকার। তাকে চুপচাপ ব্রিটেনে ফেরত পাঠানো হয়। 1940 সালের 13ই মার্চ এই ঘটনার প্রতিশোধ নেন উধাম সিং। লন্ডনে মাইকেল ওডিওরকে গুলি করেন তিনি। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 1961 সালে এক স্মৃতিসৌধ তৈরি করে ভারত সরকার। সেটির উদ্বোধন করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ। ইটিভি ভারত রিপোর্ট।